जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर मे 23 में हम लोग अगेन आर्ट एंड कल्चर स्पेशल्स और इंडियन हिस्ट्री स्पेशल्स एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू अपकमिंग फिल्म्स को ध्यान में देखकर कर रहा हूँ। दैट्स वाई आज फिर से पिछले ईयर जो भी कल्चरल स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री से स्पेसिफिक जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी, उससे कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आज के सेशन का पर्पस होगा। पहला जो टॉपिक है जिस पर हम एमसीक्यू देखेंगे वो है प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम, अब तुम बोलोगे कि सर ये प्रोजेक्ट मौसम ये तो हमें लगता है वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड। यहीं पर गलती है, स्प्रिंट करते हैं। एक्चुअली वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड भी एक टॉपिक है जो कि आज के ही सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, वो होगा मिशन मौसम। बट मिशन मौसम इज रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग, जो कि तुम अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। और जो क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, प्रोजेक्ट मौसम। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा कर पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसे हम आज डिस्कस कर लेंगे। देन अंडमान एंड निकोबार के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड। फिर उसके बाद एक बुक जो कि न्यूज में थी जिसका नाम था अमार जीवन। ये अमार जीवन बुक किनसे रिलेटेड है, क्यों उन्होंने इस बुक को लिखा था, उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और फिर इन पर बेस्ड तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे बेस्ड, और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किसके बारे में है? प्रोजेक्ट मौसम के बारे में है। प्रोजेक्ट मौसम, प्रोजेक्ट मौसम क्या हो गया? सो प्रोजेक्ट मौसम पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट मौसम इज रिलेटेड टू व्हाट। विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट मौसम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है दैट इट फोकसेस ऑन इनहेंसिंग इंडियाज कैपेसिटी इन वेदर फोरकास्टिंग, कि ये इंडिया का कैपेसिटी वेदर फोरकास्टिंग में इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है। गलत है ये एक्चुअली प्रोजेक्ट मौसम का टारगेट नहीं है वेदर फोरकास्टिंग में इंडिया के कैपेसिटी को और इंक्रीज करना। इसके लिए मिशन मौसम स्टार्ट किया गया है, और ये भी हम देखेंगे, इसके डिटेल्स देखेंगे कि मिशन मौसम कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कर रहे हैं। बट प्रोजेक्ट मौसम का ये बिल्कुल काम नहीं है। प्रोजेक्ट मौसम कल्चर से रिलेटेड है। इट इज बिंग इम्प्लीमेंटेड बाय आईएमडी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड आईआईटीएम पुणे। ये भी गलत बात है, क्योंकि कल्चर से रिलेटेड चीज में यहाँ पर आईएमडी और आईआईटीएम पुणे का कोई रोल नहीं होने वाला है। नाउ कम टू, और पूछ आपसे रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या होगा? दोनों के दोनों नॉट करेक्ट है भैया, आंसर होगा सी। कम टू प्रोजेक्ट मौसम, ये मिशन मौसम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिशन मौसम के बारे में पहले प्रोजेक्ट मौसम कर लें। तो प्रोजेक्ट मौसम एक प्रोजेक्ट है जो कि वैसे तो पहले स्टार्ट हुआ है 2014 में, बट सिंस प्रोजेक्ट और मिशन मौसम इसके बीच के डिफरेंसेस क्लियर हो, इसलिए क्वेश्चन हम आज भी कर रहे हैं। तो 2014 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टार्ट किया था। बाकी और एजेंसीज जो इसमें हेल्प करेंगे वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर्स ऑफ द आर्ट। इसको इग्नू के साथ कंफ्यूज मत करना, है ना। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स है। साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि जब भी हम कल्चर की बात करेंगे कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कुछ रोल आता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल म्यूजियम जो हैं, ये भी इनके एसोसिएटिंग एजेंसी या फिर इनके साथ काम करने वाले एजेंसी के रूप में वर्क करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? ऑब्जेक्टिव होगा री एस्टेब्लिशिंग मैरी टाइम कल्चरल टाइज अमंग नेशंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन में जितने भी नेशंस हैं, इंडियन ओशन रीजन में, चाहे हमारा प्यारा भारत हो गया, या इधर श्रीलंका हो गया, या इधर मालदीव हो गया, राइट, और भी बाकी इंडियन ओशन रीजन में जितने भी रीजन्स हैं, इन सब रीजन के बीच फिर से एक कल्चरल टाइज स्टैब्लिश करना, मेरी टाइम कल्चरल टाइज स्टैब्लिश करना। इस मेरी टाइम कल्चरल टाइज स्टेब्लिश करने के टाइम में ये देखो, यहां मैंने क्या हाईलाइट किया, ट्रांस बाउंड्री यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि ये लोग पहले डिसाइड करेंगे, पहले डिस्कवरी किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडियन ओशन मेरी टाइम रीजन में है। उसको हम लोग किस तरह से यूनेस्को के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, इंक्लूड करवा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है। एंड माइक्रो लेवल पर भी काम किया जाएगा। माइक्रो लेवल पे क्या? टू अंडरस्टैंड नेशनल, मतलब इंडियाज कल्चरल और इंडियाज कल्चर इन रीजनल मेरीटाइम एनवायरनमेंट, कि जो रीजनल मेरीटाइम एनवायरनमेंट है इंडियन ओशन का, उसमें इंडिया के कल्चर का क्या रोल है। क्योंकि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है गाइज कि चोल रूलर्स जो थे ना, स्पेशली इंपेरियल चोल रूलर्स, मिडाइवल पीरियड के इंपेरियल चोल रूलर्स, वैसे तो संगम पीरियड के चोल रूलर्स के पास भी नेवी थी, बट मिडाइवल पीरियड के जो इंपेरियल चोल रूलर्स हैं, उन्होंने इंडियन ओशन को, इधर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन को पूरी तरह जीत लिया था। बे ऑफ बंगाल तो तभी चोल मंडपम भी कहा जाता था। चोल मंडपम, चोल मंडपम,
क्यों चोल मंडपम बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो था ये चोल मंडपम या चोल लेक बुला रहे हैं इसको। पूरे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में चोलाज का कंट्रोल था, इसलिए इसको चोल लेक या चोल मंडपम बुलाते हैं। अशोक ने इधर श्रीलंका भेजा था बुद्धिस्ट मिशन को। तो ये सारे कल्चर का इंडिया के हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है, उसी को रिवाइव करना प्रोजेक्ट मौसम का काम होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग। अब मिशन मौसम पे आ जाते हैं। तो मिशन मौसम तो रिसेंट का है, ये जिसको लेकर आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल देख सकते हो। मिशन मौसम 2000 करोड़ रुपए का एक प्लान है वेदर फोरकास्टिंग को लेकर। ये 2000 करोड़ सही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं गाइज, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेदर फोरकास्टिंग, अगर एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग होने लगे एक्सट्रीम वेदर एनवायरनमेंट से बचने के लिए, तो वो ना सिर्फ एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा बल्कि एविएशन के फील्ड में भी हेल्प करेगा। अभी रिसेंटली आपने कल परसों न्यूज में देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडिगो का एक प्लेन है, अब अचानक से क्या हुआ, हेल स्टॉर्म आ गया। और हेल स्टॉर्म ऐसी दिक्कत हुई कि प्लेन का जो नोज वाला पार्ट होता है, ये इसको प्लेन का नोज बोलते हैं, जो आगे निकला हुआ होता है प्लेन का नोज, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब, ये पूरी तरह से टूट चुका था। वो तो पायलट की समझदारी है कि उन्होंने सक्सेसफुली लैंड करवा लिया और किसी को नुकसान नहीं हुआ। वैसा एक्सट्रीम वेदर फोरकास्ट हेल स्टॉर्म को लेकर अगर हमारे पास एक्यूरेट हो, तो ऐसे कभी भी एक्सीडेंट्स होने के चांस नहीं होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट बढ़िया होगा, इवन टूरिज्म के लिए और हेल्थ के लिए भी सरकार को हेल्प मिलेगा, राइट। इसलिए मिशन मौसम का पर्पस क्या हो गया, एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर फोरकास्ट, कि भाई एक्यूरेट हो। अभी भी एक्यूरेसी हमारे पास है, ये तुम राइट साइड में आ जाओ स्क्रीन के, तो अभी जो हमारा आईएमडी है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी कहां पर है, आईएमडी पुणे में है, पुणे। ये ना हीट वेव को लेकर, हीट वेव जो कि एक एक्सट्रीम इवेंट है, नॉर्थ इंडिया में काफी ऑब्जर्व किया जाता है, अप टू 25 आवर्स तक ये 97 या 98% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है फोरकास्टिंग। लेकिन रेनफॉल के केस में अभी भी हमारी फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी थोड़ी कम है, 80% है। इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी 98, इसको भी 100% या 99% तक तो लेके जाएंगे ना, जैसे हीट वेव के केस में है। तो हीट वेव के केस में अगर 98% या 97.99% एक्यूरेसी है, तो हीट वेव से लोगों का हेल्थ बचेगा। ये देखो, टूरिज्म में हेल्प होगा, एग्रीकल्चर में हेल्प होगा। अब अगर हम हेवी रेनफॉल को लेकर भी 98-99 पर पहुंच जाएंगे, जो अभी 80% है, तो ऑब्वियसली इन सारे सेक्टर्स में हेल्प मिलेगी। इस मिशन मौसम में एजेंसीज कौन कौन से इन्वॉल्व होंगी, तो आईएमडी पुणे बिल्कुल होना है, आईआईटीएम पुणे मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो कि नोएडा में है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको पैसा देने का काम करेगी, फंडिंग करने का काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सो प्रोजेक्ट मौसम और मिशन मौसम दोनों को सेपरेट करके याद रखिएगा ध्यान से। दूसरा टॉपिक हो गया, विथ रेफरेंस टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को लेकर भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स थे। क्या लिखा हुआ है, अंडमानीज हिंदी। हिंदी जो है इंडिया के नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी बोली जाती है, इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी हिंदी को बोलने वाले कई लोग हैं। अभी भी मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हिंदी यूज कर रहा हूँ। अंडमान एंड निकोबार के बारे में तुमको एक चीज़ जानना चाहिए कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी है। वहाँ लोग प्राउड से हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, दे स्पीक हिंदी वेरी प्राउडली, राइट। चलिए अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंसीडर द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या है, द फर्स्ट नोन अटेम्प्ट टू कॉलोनाइज, मतलब अंडमान एंड निकोबार को कॉलोनी बनाने का पहला अटेम्प्ट डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। कब किया, 1755 में। तो यहां तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्चुअली में अंडमान निकोबार में पहले कॉलोनी बनाने का काम डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती है 1755 में, एंड इट रिमेन अंडर देयर कंट्रोल टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब ये वाला पार्ट गलत हो गया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम में ना अंडमान निकोबार किसके कंट्रोल में आ चुका था, ब्रिटिश के कंट्रोल में। एक्चुअली 1857 के बाद जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, तो ब्रिटिश ने कई इंडियन प्रिजनर्स बनाए थे। उन इंडियन प्रिजनर्स को जेल में रखने के लिए उनको एक सेपरेट लोकेशन चाहिए था जहां स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी मिले। तभी से उनके दिमाग में ये था, और 1857 के बाद ही उन्होंने अराउंड 68 कैप्चर कर लिया था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी से, तब वो ब्रिटिश के अंदर आ चुका था। सो ओवरऑल ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या है, द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नहीं, एक्चुअली 8 डिग्री चैनल नहीं सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड सेपरेट करता है। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि तुम मुझे बताओगे कि 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड किन दोनों चीज़ों को सेपरेट करते हैं, किन दोनों यूनिट को सेपरेट करते हैं, ये तुम मुझे बताओगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो चुका है। थर्ड क्या है, फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लैंड
of the island was allocated to refugees displaced for Pakistan. Yes, स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए थे, बंगाली पॉपुलेशन, उनको वहां पर बसाया गया था. एंड दैट्स वाई आपको वहां बांग्ला बोलने वाले भी कई लोग अच्छे नंबर में मिल जाएंगे. थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये देखिए, हम अब अंडमान एंड निकोबार के बाकी डिटेल्स की बात करते हैं कि 10 डिग्री चैनल इनको सेपरेट करता है, ये तो मैं बता ही चुका हूं. फर्स्ट कॉलोनी जो बनाई गई थी यहाँ पे, वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी. कब? 1755 में. लेकिन 1862 से ये किसका पार्ट बन गया? ब्रिटिश इंडिया का. आगे जाके ब्रिटिश ने 1857 के बाद तो कई लोगों को वहां पर जेल में रखा ही. आगे जाकर विनायक दामोदर सावरकर, बारीन कुमार घोष जो कि युगांतर या जुगांतर ग्रुप के मेंबर हैं, बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने असेंबली में जाकर भगत सिंह के साथ बॉम्ब फेंका था, भगत सिंह को साथ दिया था, अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ा था, ये दोस्ती का बढ़िया एग्जाम्पल है. HSRA के मेंबर हैं ये सब. यही सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में, जिसको हम लोग काला पानी की सजा भी बुलाते हैं. काला पानी मतलब यहाँ पानी का कलर काला नहीं था. यहाँ पर इनको जिस सिचुएशन में रखा जाता था वो इनह्यूमैन कंडीशन होता था. आप कहीं भाग नहीं सकते हैं, कोशिश भागने की करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, बीमारी के केस में कोई देखने वाला नहीं है. दैट्स वाई काला पानी बुलाते थे. बाद में इंडिपेंडेंस के बाद ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए हिंदू फैमिलीज को वहां पे सेटल भी किया गया, ये भी हमने देखा. कुछ फैक्ट्स की बात करें अंडमान एंड निकोबार की, तो अंडमान एंड निकोबार के हाई कोर्ट की बात करें तो वो कलकत्ता में है. पोर्ट ब्लेयर बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट ही अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट है. हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो सैडल पीक है जो कि नॉर्थ अंडमान में पड़ता है. याद कर रखना इसको, सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में, और लोएस्ट पॉइंट अंडमान सी में पड़ता है. ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, ये चीज अभी आपको बताया है मैंने. स्टेट एनिमल जो है वो है डुगोंग, जिसको हम सी काउ भी बुलाते हैं, जिसका IUCN स्टेटस क्या है गाइज? वल्नरेबल. याद रखिएगा, डुगोंग एक मैमल है, ठीक है, मैमल है, राइट. क्लीन वाटर इसको पसंद है. सी एनिमल डुगोंग या सी काउ बुलाया जाता है. निकोबार जो है इसको पहले हम डेनमार्क या फ्रेडरिक आइलैंड भी बुलाते थे. कब बुलाते थे? जब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, तो इसको डेनमार्क या फ्रेडरिक आइलैंड भी बुलाया जाता था निकोबार को. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बुक अमार जीवन, मेरी लाइफ. ये देखिए यहाँ, अमार जीवन, द स्टोरी ऑफ अ बंगाली वुमन हुज डिजायर टू रीड लेड टू अ फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन. अमार जीवन क्या है? अमार जीवन के बारे में पहला स्टेटमेंट, दैट अमार जीवन पब्लिश्ड इन 1876 वाज द फर्स्ट एवर फुल स्केल ऑटोबायोग्राफी बाय एन इंडियन वुमन रासुंदरी देवी. करेक्ट बात है, याद रखेंगे इसको कि रासुंदरी देवी जी ने खुद 1876 में इसको पब्लिश किया, जो पहला फुल स्केल बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है. किसका? एक इंडियन वुमेन का. नाम क्या है? अमार जीवन, मेरी जीवन कथा या मेरी लाइफ. It is a book inspired by the impact of Vaishnavite tradition and further impacted the lives of many women in Bengal. ये भी सही है. एक्चुअली में जो हमारे रासुंदरी देवी हैं, ये एक बंगाली फैमिली में इनकी शादी होती है, रिच बंगाली फैमिली में, पर इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था. बड़ी मुश्किल से इन्होंने खुद पढ़ना सीखा. फिर उसके बाद इनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु के वैष्णवाइट मूवमेंट का बड़ा इंपैक्ट पड़ा. और चैतन्य महाप्रभु का जो लिखा हुआ चैतन्य भागवत है ना, इसी को पढ़ने को लेकर इनके अंदर एक्साइटमेंट था, ईगरनेस था, और यही सीखने के लिए इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, जिससे आगे जाकर इन्होंने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि अपनी खुद बुक भी लिखी अमार जीवन करके. यहाँ पे इन्होंने अमार जीवन में खुद को रेफर किया है केज्ड बर्ड की तरह, कि किस तरह से विमेन की कंडीशन तभी पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह होती थी. तो ये सच में आगे जाकर फेमिनिस्ट मूवमेंट को भी सपोर्ट तो करेगा ही. विमेन के बीच में विमेन को पढ़ना चाहिए, उनके राइट्स एड्रेस होने चाहिए, ये सब इस बुक ने बड़ा अच्छा इंस्पायर किया था. ठीक है. चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो यहां देखो राइट साइड में कॉलम में, चैतन्य महाप्रभु भक्ति मूवमेंट के, वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट के सेंट हैं, बंगाल से चैतन्य महाप्रभु. इन्होंने गौड़ीय वैष्णविज्म या गॉड वैष्णविज्म की शुरुआत की, जहां पर भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण की वर्शिप करते हैं. ठीक है, कीर्तन गाते हुए. उनके बारे में इन्होंने एक डिवोशनल प्रेयर भी कंपोज किया है, जिसमें 8 डिवोशनल प्रेयर है में से मेनली इसको बोलते हैं शिक्षाष्टकम. शिक्षाष्टकम है, क्या बोलेंगे? शिक्षाष्टकम, शिक्षा अष्टकम, मतलब ऐसी शिक्षा, ऐसे प्रेयर जो कि 8 हैं टोटल डिवोशनल प्रेयर से भगवान विष्णु को डेडिकेटेड. हमारे चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेद अवेद नाम की जो फिलॉसफी है, वेदांत फिलॉसफी का एक पार्ट, अचिंत्य भेद अवेद, मतलब कि 2 थिंग्स आर बोथ द सेम एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम. ये कहने की मतलब क्या है कि जो भगवान विष्णु है, अब भगवान विष्णु के लिए अगर आपने आपको पूरी तरह से डिवोटेड कर दिया,
तो आप भगवान विष्णु से अलग नहीं है। भगवान विष्णु और जो भक्त है वो दोनों एक ही है। लेकिन जब तक आप भगवान विष्णु से अलग हैं, आपने अपने आप को डिवोट नहीं किया है, तो जो भक्त है उसकी भक्ति में कहीं कमी रहेगी, या जो ह्यूमन है उसके जिंदगी में कहीं कमी रहेगी। इसलिए अचिंत्य भेद और अभेद दोनों चीज है कि दो चीजें एक बार सेम भी हो सकती हैं, जब भक्ति पूरी हो जाए अलग भी हो सकती है। अचिंत्य भेद अभेद, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या कि इसका फाउंडेशन 18th सेंचुरी में विलियम जोन्स ने किया। सही बात है जी, विलियम जोन्स इसके फाउंडर हैं 18th सेंचुरी के, जिनका एम था ओरिएंटल स्टडीज, मतलब इंडिया में इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडिया के कल्चर से रिलेटेड, इंडिया के पास्ट से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करना, इंडियन लैंग्वेज में जो चीज़ें लिखी हैं कई बार उनको इंस्पायर करना कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सके, ये भी पर्पस था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द सोसाइटी प्लेड अ की रोल इन ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन टेक्स्ट सच एज मनुस्मृति, भागवत गीता इनटू पर्सियन। पर्सियन में क्यों करवाएंगे, ब्रिटिश थे ये, मुगल थोड़ी थे। मुगल पर्सियन उनका ऑफिशियल लैंग्वेज था, ब्रिटिश के लिए कौन सा लैंग्वेज, इंग्लिश। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पर्सियन में नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन होता था। द सोसाइटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एकदम सही, 1 and 3 इज आवर आंसर, बी। नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज करके रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एशियाटिक सोसाइटी, ये देख लीजिए एशियाटिक सोसाइटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। क्या कि एशियाटिक सोसाइटी, जिसका नाम अभी प्रेजेंट में इसको द एशियाटिक सोसाइटी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, द एशियाटिक सोसाइटी। इसका पॉपुलर नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी है। इससे पहले इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी भी पड़ा था। ये टाइम टू टाइम में इसके नेम्स चेंज हुए हैं, कभी एशियाटिक सोसाइटी, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉयल सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी भी नाम पड़ा, फाइनली एशियाटिक सोसाइटी नाम है। इसको फाउंड कौन कर रहे हैं, विलियम जोन्स, जिनको इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन कल्चर में काफी इंटरेस्ट था। 18th सेंचुरी में ही 1784 में, कहां पर, कलकत्ता में, 1784 कलकत्ता। इट फंक्शन एज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग इंडोलॉजी, इंडियन रिलेटेड, इंडिया के कल्चर से रिलेटेड हिस्ट्री को जानना, इंडियन हिस्ट्री को जानना, कलेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड डिफरेंट लिटरेरी मटेरियल्स, जैसे पातशाहनामा। क्या है ये पातशाहनामा, तो पातशाहनामा बायोग्राफी है मुगल एम्परर शाहजहां की, इसको भी इन्होंने, इसका भी रिच कलेक्शन इनके पास था। कुरान से रिलेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट का कलेक्शन इनके पास था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कॉइन्स इशू किए थे, इसका कलेक्शन इनके पास था। इवन इसी के एक मेंबर थे चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किसका, श्रीमद् भागवत गीता का, 1785 में। कब, तभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो ये सारी चीजें ना एशियाटिक सोसाइटी या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, कि इसी के मेंबर चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार इंग्लिश ट्रांसलेशन किया किसका, भागवत गीता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में यहां पर रखा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में ढूंढो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। बड़ा इजी है इसके बारे में समझना, पढ़ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। आंसर मुझे बताइएगा। हम 22 मई के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें, जो कल मैंने तुम्हें दिया था, तो कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला क्या था, ड्रैगन आर्क। दैट ड्रैगन आर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट। यहां देखिए आप, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। दैट नासाज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर्स ओवर 40 स्टार्स इन ड्रैगन आर्क गैलेक्सी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, कि ड्रैगन आर्क एक गैलेक्सी का नाम है जो अराउंड 6.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। और अभी नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बोला कि यहाँ पे अराउंड 40 स्टार्स की डिस्कवरी हुई है। तो ये 40 स्टार्स वगैरह हम नहीं भी ध्यान रखेंगे, हम याद रखेंगे कि टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब जो कि नासा का है, और ड्रैगन आर्क एक गैलेक्सी का नाम है जो काफी दूर है अर्थ से, बाय द वे। अभी दूसरा क्वेश्चन कल के लिए क्या था, यूबी स्वामीनाथन अय्यर, यूबी स्वामीनाथन अय्यर एंड सी दामोदरन पिल्लई, कि ये दोनों पर्सन किस चीज से रिलेटेड है। अब नाम पे ध्यान दे तो ये तो पता चलता है कि इंडिया के सदर्न पार्ट से रिलेटेड होंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ वैसा ही है। तो उसमें क्या होगा इसका आंसर, रीडिस्कवरी ऑफ संगम लिटरेचर, दिस इज द करेक्ट आंसर। यूबी स्वामीनाथन अय्यर जो है गाइज, इनको तमिल तथा के नाम से भी बुलाया जाता है। तमिल तथा मतलब एक रेस्पेक्टफुल टाइटल है, जिसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो तमिल ग्रैंड फादर होगा। ग्रैंड फादर मतलब एक वेरी सीनियर पर्सन थे जिन्होंने तमिल हिस्ट्री के ऊपर काफी रिसर्च किया, स्पेशली संगम लिटरेचर के ऊपर काफी रिसर्च किया। इन्होंने संगम लिटरेचर पे रिसर्च किया, उसको प्रिजर्व किया, एंड इवन इसको ट्रांसलेट भी किया, ताकि आगे आने वाली जनरेशन, आगे की जनरेशन इसको अच्छे से पढ़ सके, समझ सके।
उसमें इनका साथ दिया था CW दामोदरन पिल्लई साहब ने भी, ठीक है। और ये चीज़ें फिर से इस बार न्यूज़पेपर में थी, तो आपको इनका नाम और इनका काम संगम लिटरेचर से रिलेटेड याद रखना चाहिए। तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर से रिलेटेड का। 23 मई आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर है, और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन नेवल एक्सरसाइज इंद्र के बेस्ड है कि व्हाट इज दिस नेवल एक्सरसाइज इंद्र, किन दोनों के बीच होता है, कब होता है, कहां कहां हुआ, ये राइट। ये आज के प्री सिक्योर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। कल 24 मई है सैटरडे, और 25 मई को फिर क्या होगा, यूपीएससी का प्रीलिम्स। तो अभी ना आज ये वाला क्वेश्चंस कर लो, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये सेशंस कर लो। कल अगर मुझे फिर से लगेगा कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करने हैं तो मैं करूंगा, अदरवाइज कल के लिए प्री सिक्योर के सेशन में आपको छुट्टी मिलेगी। आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और कल का एग्जाम कॉन्फिडेंटली जाकर दीजिए, ठीक है। जो यूपीएससी प्रीलिम्स 8 जून को होगा, बिल्कुल नर्वस नहीं होना गाइज, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना, क्योंकि जब हम तैयारी पर भरोसा रखते हैं ना तो हम बड़ा अच्छा काम करते हैं। अभी मैंने तुम लोगों के साथ बताया ना, तुम लोगों के साथ कल मैंने अपनी खुशखबरी शेयर की कि मैंने टेडेक्स प्लेटफॉर्म पे जाकर पहला अपना टेडेक्स पर स्पीच दिया एज अ गेस्ट स्पीकर। वहाँ पे मेरे साथ साथ कई और एमिनेंट गेस्ट स्पीकर्स थे, लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस वाले, 40 साल 50 साल से जिन्होंने सर्व किया है, सीनियर स्पीकर्स, कई यंगर भी थे, कई मेरे एज ग्रुप के भी थे। तो मैं भी वहाँ नर्वस था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, नर्वसनेस नहीं, दिस इज अ मोमेंट, ये मोमेंट मुझे आज मिला है, मैं आज ये इसमें जितना मेरे से हो सकता है मैं आज कंट्रीब्यूट करूंगा, फिर मुझे भगवान ऊपर वाला अगला मौका फिर देगा मेरी मेहनत से। ठीक उसी तरह तुमको भी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी यही करना है, जितना तुमने पढ़ा है कॉन्फिडेंटली जाकर परफॉर्म करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। एकदम नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंटली पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और फिर आंसर करना है। दिस इज वॉट यू नीड टू डू, यही करना है आपको। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अपने हेल्थ का इन 2 दिनों, आगे आने वाले दिनों में भी ख्याल रखिए, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का भी, है ना। अच्छे से खाना खाइए, नींद पूरी लीजिएगा, बिना नर्वस हुए एग्जामिनेशन में जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।